Assalamu alaikum aspirants. Today we are going to discuss about gender and development in our gender studies outline. Gender and development हमारे पास क्या है, जेंडर क्या चीज़ है, इसकी डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे डिफरेंट टॉपिक्स को। यहाँ पे जेंडर एंड डेवलपमेंट का अगर हम पहले इंट्रोडक्शन ले लें तो जेंडर एंड डेवलपमेंट एक्चुअली में क्या है। जेंडर एंड डेवलपमेंट में हम एक रिलेशनशिप दोनों जेंडर और डेवलपमेंट के दरमियान जो एक को रिलेशन है, इनका रिलेशनशिप क्या है एक जेंडर और एक डेवलपमेंट में, उसका क्रिटिकल एरिया ऑफ स्टडी क्या है सोशली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में, ये डिफरेंट लाइफ्स को किस तरीके से, किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है उनके जेंडर की बेसिस पे, ये रिलेशंस हम यहाँ पे जेंडर एंड डेवलपमेंट में स्टडी करते हैं। अब इस लेक्चर में आप ये चीज़ देख सकेंगे कि जो डिफरेंट डेवलपमेंट थ्योरीज हैं या प्रैक्टिसेस हैं जो हिस्टोरिकली एड्रेस हुई या जिन्हें ओवरलुक किया गया, जेंडर इनइक्वालिटी को या फेमिनिस्ट और जेंडर फोकस जो पर्सपेक्टिव्स थे वो किस तरीके से शेप कर रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट पॉलिसीज को विद टाइम। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। इसके साथ साथ जो कुछ कॉलोनियल और कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं जेंडर के ऊपर, जेंडर के एनालिसिस डिफरेंट डेवलपमेंटल थ्योरीज के थ्रू। इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन का जो फैक्टर है वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है जेंडर डायनामिक्स को। जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं हमारे पास, सैप्स हैं कुछ, वो पॉलिसीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। और ये तमाम चीज़ें जो है वो जेंडर को का जो रिलेशनशिप है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वो क्या है। तो ये तमाम जो एक जेंडर और डेवलपमेंट का एक जो आपस में एक वाइस वर्सा रिलेशनशिप चल रहा है, ये किस तरीके से आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं, उसे हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव है जेंडर का। कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर, ये प्रोफाउंडली शेप करता है जेंडर रोल्स को और रिलेशंस को अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है। अब कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स में आप ये कह सकते हैं कि इन पीरियड्स में एक काफ़ी प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा डेवलपमेंट का, जेंडर रोल्स का। फेमिनिज्म की कुछ वेव्स जो हैं वो स्टार्ट हुई। अब कॉलोनियलिज्म जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने इम्पोज किए थे कुछ सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जिन्होंने रीशेप किया जेंडर रिलेशंस को और कॉलोनाइज रीजन्स के अंदर। अब इस कॉलोनियल रूल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी सोसाइटीज़ ने एक्सपीरियंस शिफ्ट फेस किया। वो क्या था कि जेंडर डायनामिक्स को शिफ्ट किया गया कॉलोनियल पावर्स के अंदर, इम्पोज किए गए कल्चर नॉर्म्स को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कॉलोनियल रिजीम्स जो हैं उन्होंने डिस्टर्ब किया ट्रेडिशनल रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिसमें जो वेस्टर्न पेट्रियार्चल आइडियोलॉजीज़ थी उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इस चीज़ों ने क्या किया कि मार्जिनलाइज कर दिया वुमेन को, उनके जो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी थी, उनके जो सबऑर्डिनेटेड स्टेटस थे, उन तमाम चीज़ों को मार्जिनलाइज किया। जो इंडिजिनस जेंडर सिस्टम था जो कि वुमेन को एक पावर देता है फैमिली की, सोशो इकोनॉमिक स्फीयर्स की, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया एक प्रायोरिटाइज मेल अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है जी। और कैपिटलिज्म ने क्या किया कि जो हमारे पास जो जेंडर डिस्पैरिटीज़ थी, ठीक है, उन्हें रेनफोर्स किया कैपिटलिज्म ने। और एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को जो कि रिलाई कर रहा था लेबर ऑफ मैन के ऊपर, पोजीशन किया था वुमेन को एज ए सेकेंडरी लेबर, इस तरफ इन्होंने जो है मूव ऑन कर दिया। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो है उनका एम्फेसाइज सारा क्या था, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, प्रॉफिट और कंपटीशन के ऊपर, टिपिकली फेवरिंग मेल वर्कर्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड वेज लेबर वाइल रेलिगेटिंग वुमेन टू अनपेड और लो पे डोमेस्टिक केयर गिविंग एंड एग्रीकल्चर वर्क। मैन को जो है वो फोकस कर दिया गया कि उनको एज ए पेड वर्कर के तौर पर कि वो इंडस्ट्रियल या वेज लेबर के ऊपर अपना काम करें, और जो वुमेन्स हैं उन्हें लो पेड डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर या केयर गिविंग या एग्रीकल्चर वर्क के ऊपर जो वो लगा दिया गया। अब ये जो शिफ्ट था इस्टेब्लिश्ड डिवाइड का दोनों प्रोडक्टिव मेल लेबर और रिप्रोडक्टिव फीमेल लेबर के अंदर, ये डिवीजन जो है वो अभी भी काफ़ी इकनॉमिक्स के अंदर अभी भी स्टिल परजिस्ट कर रहा है। लेकिन ये जो कैपिटलिज्म के अफेक्ट्स थे और कॉलोनियलिज्म के जो अफेक्ट्स थे, उन्होंने जेंडर को अफेक्ट किया किन वेज में, इनइक्वालिटी को प्रमोट किया। ठीक है जी। इसमें वुमेंस के ऊपर जो है वो इस तरह का एक एक्सप्लॉयटेटिव लेबर प्रैक्टिसेस उनके ऊपर लागू की गई, उन्हें अनइक्वल वेजेस दिए गए, लिमिटेड एक्सेस दी गई उन्हें डिफरेंट रिसोर्स अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ दोनों के अंदर। ठीक है। तो इस चीज़ ने जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अफेक्ट्स आए। जो कॉलोनियलिज्म है और कैपिटलिज्म है, इन्होंने जो कॉलोनियलिज्म है उसने ज़्यादा जो वो रेनफोर्स किया पैट्रियार्चिकल सिस्टम को, जो एक पिदराना निज़ाम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। जो कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव से उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया कि मैन जो है वो टिपिकली असाइंड हो गए लेबर मार्केट के लिए, और जो वुमेन्स हैं वो पर्टिकुलरली रेलीगेट हो गई अनपेड डोमेस्टिक लेबर के लिए। उनकी जो जेंडर डिवीजन वर्क थे उसमें रेनफोर्स कर दिया गया। ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की गई कैपिटलिज्म के थ्रू।
ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस एरा के अंदर जो हमारा कैपिटलिस्ट एरा था और कॉलोनियलिज्म एरा था, इसमें जो पर्सपेक्टिव रहे जेंडर के वो कुछ इस तरह से थे। अब जेंडर एनालिसिस और डेवलपमेंटल थ्योरीज की अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट में, तो डिफरेंट थ्योरीज रही डेवलपमेंट की, जिन्होंने जो ग्लोबल इनइक्वालिटी थी उसको एक्सप्लेन किया, जो हर एक यूनिक इंसाइट दे रहा था कि इंटरसेक्शन किस तरीके से होना चाहिए जेंडर का और इकोनॉमिक प्रोसेस का। जो डिफरेंट थ्योरीज थी, इन्होंने हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये जेंडर ब्लाइंड रहीं और ये फुली फेल रही। जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं उन्हें फुली किस तरीके से एड्रेस किया जा सके, उसमें इतनी ज़्यादा कुछ आप ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की, एक एनालिसिस प्रोवाइड की जेंडर के ऊपर और डिफरेंट डोमिनेंट थ्योरीज वगैरह प्रोवाइड की, और उससे जो है वो जो एक एग्जैसरबेट रही जेंडर डिस्पैरिटीज़। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जो थ्योरी रही वो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का क्या काम है कि ये डोमिनेट रही जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा 20th सेंचुरी के मिड का। और इसने क्या किया कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट थी वो एज ए लीनियर प्रोसेस के तौर पे रही, और जहाँ पे सोसाइटीज़ जो हैं वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ की तरफ मूव कर रही थी। अब ये थ्योरी एम्फेसाइज कर रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, और ये एज ए हॉल मार्क्स या डेवलप्ड सोसाइटी के जो हॉल मार्क्स हैं उस को जो है ये पॉइंट आउट कर रहे थे, और इन्होंने मॉडल किया वेस्टर्न नेशंस को। ठीक है जी। अब इसमें अगर हम देखें तो इसने इस जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है इसने बहुत ज़्यादा एक लार्जली इग्नोर्ड, आप कह सकते हैं, जेंडर डायनेमिक्स को इग्नोर किया और एज्यूम किया कि वुमेंस को जो रोल है सोसाइटी के अंदर वो नेचुरली एवॉल्व हो और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो है वो एवॉल्व हो सकता है। अगर हम इसके क्रिटिक्स की बात करें कुछ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के, तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वो फेल रही। इसने वुमेन लेबर को रिकॉग्नाइज नहीं किया, जो इनफॉर्मल इकॉनमी थी या सिग्निफिकेंस जो वुमेन का अनपेड वर्क है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर वुमेन कोई काम कर रही हैं वुमेन्स, तो वो अनपेड टास्क नहीं है, वो एक्चुअली में पेड टास्क है, जो कि वो अनपेड विदाउट एनी पे जो है उस चीज़ को संभाल रही हैं। जो मेल सेंटर्ड इंडस्ट्री है उस चीज़ को क्रिटिसाइज इसके ऊपर किया गया। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से अज्यूम की गई कि वो ऑटोमेटिकली लीड हो रही है जेंडर इक्वालिटी की वजह से। उसमें जो स्ट्रक्चरल जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं, एक्सेस रिसोर्सेज की तरफ, एजुकेशन की और डिसीजन मेकिंग पावर्स, इन तमाम जो है वो इस चीज़ को उन्होंने ये नहीं किया कि इसमें दोनों जेंडर की इक्वालिटी इसके ऊपर फोर्स कर रही है। इसको बस एक ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस कहा गया कि ये इस तरीके से जब वो होगी, इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन जो है डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए वुमेंस को उस तरह से इतना ज़्यादा एम्पावर नहीं किया गया, बस एक लिटिल एम्फेसिस था वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की तरफ अब आ जाएं हम अगर सेकेंड, तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी डेवलप्ड हुई जो सोशलिस्ट इमैनुअल वॉलस्ट्रेन थे। ठीक है। इसका एम्फोसाइज क्या था कि ग्लोबल कैपिटल सिस्टम जो है वो अनइवन डेवलपमेंट है अक्रॉस द कंट्रीज, और ये डिवाइड कर रही है जो कोर है सेमी पेरिफेरल या पेरिफेरल नेशंस का या रिसोर्सेज का, वेल्थ फ्लोइंग का, वो पेरिफेरी से उसके कोर की तरफ जा रहा है। किस तरीके से? अब इनका जो एक व्यूज़ थे वो क्या थे कि जो कोर नेशंस हैं, ठीक है, वेल्दी डेवलप्ड कंट्रीज़ के, वो डोमिनेट हो रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, जबकि जो पेरिफेरल नेशंस हैं वो पुअरर कंट्रीज़ में हैं, जो कि प्रोवाइड कर रही हैं रिसोर्सेज को, चीप लेबर जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं एक कोर बेनिफिट के लिए, एक ग्लोबल बेनिफिट के लिए। अब ये थ्योरी हाईलाइट कर रही थी कि जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है वो एक्चुअली परपेचुएट कर रहा है इनइक्वालिटी को और एक्सप्लॉइट कर रहा है जो पेरिफेरल कंट्रीज़ हैं, मींस जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं कोर बेनिफिट के लिए, ये उनको उनकी जो राइट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है पेरिफेरल कंट्रीज़ को। फ्रॉम ए जेंडर परस्पेक्टिव जो वुमेन थे पेरिफेरल कंट्रीज़ में, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके जो इकोनॉमिक बर्डन्स थे वो बढ़ रहे थे, उन्हें लो वेजेस प्रोवाइड की जा रही थी, उनके वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर थी और उनके पास जो राइट्स हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ने रिवील किया कि किस तरीके से जो ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ हैं, ये पेरिफेरल नेशन और डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो डिफरेंट नेशंस का एक जो डिफरेंस आ रहा है, ये किस तरीके से ये इनइक्वालिटीज़ जो है वो जेंडर की जो इनइक्वालिटी है उसे प्रमोट किया गया। ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ने इस चीज़ को रिवील किया। इसके साथ साथ जो वुमेन थे पेरिफेरल नेशंस के, उन्हें किस तरह से जो मल्टीपल लेयर ऑपरेशन की एज ए वर्कर, एज ए वुमेन फेस करनी पड़ी, इन तमाम चीज़ों को वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ने रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है जी डिपेंडेंस थ्योरी। अब डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या है कि डिपेंडेंसी थ्योरी आर्ग्यू करती है, इसका जो फोकस है वो क्या है, हिस्टोरिकल और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के ऊपर है,
कि जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है डेवलप और अनडेवलप कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा इनके स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के ऊपर फोकस रहा। इस थ्योरी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एक अपने क्रिटिक्स पेश किए कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ की या वेल्दी नेशंस की तरफ से, और हाईलाइट किए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ और रिसोर्सेज की हो रही है। इनका अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर देखें तो रिच कंट्रीज एक्चुअली एक्सप्लॉइट पुअर नेशंस फॉर रिसोर्सेज एंड लेबर, क्रिएटिंग अ डिपेंडेंसी दैट हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ द पुअरर कंट्रीज। ये इसका मेन जो इन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया कि जो रिच कंट्रीज़ हैं वो पुअर कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज और उनके लेबर्स यूज़ कर रहे हैं, जो कोर बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन जो डिपेंडेंसी है और डिपेंडेंसी को क्रिएट कर रहे हैं जो कि जो पुअरर कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा हिंडर कर रही है और ये इसको स्टेप बैक कर रही है। अब जेंडर एनालिसिस ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी एक्चुअली हाईलाइट्स हाउ दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफर्ड दिस प्रोपोर्शनैलिटी affects women, especially in sectors like agriculture, garment production and service work. जो जेंडर एनालिसिस डिपेंडेंसी थ्योरी है इसने हाईलाइट किया कि किस तरीके से जो वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जो वुमेंस की जो एक डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, गारमेंट प्रोडक्शन, सर्विसेज वर्क्स, इसमें जो वुमेंस का काम चल रहा है किस तरीके से वो अपना काम कर रही हैं। जो वुमेंस हैं वो फ्रीक्वेंटली किस तरीके से उन्हें रेलिगेट किया गया है लो पे की तरफ, जो अनरेगुलेटेड जॉब्स हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स के अंदर जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ रही है, लैक ऑफ वर्कर प्रोटेक्शंस है, तमाम चीज़ें जो फेस करनी पड़ रही हैं जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं एक्चुअली में उनके राइट्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब डिपेंडेंसी थ्योरी ने जब अंडरस्कोर किया कि किस तरीके से जो वुमेंस हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं बिकॉज ऑफ चीप लेबर, एनफोर्सिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, ये तमाम चीज़ें डिपेंडेंसी थ्योरी यहाँ पे डिस्कस कर रही है। अब जो इसमें जो जेंडर क्रिटिक्स आए वो डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर आए डिफरेंट। वो क्या था कि जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, जिस तरह वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसका ज़्यादा एम्फेसाइज एक्सप्लॉयटेशन की तरफ था कि वुमेन लेबर जो पेरिफेरल कंट्रीज़ की हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सेम उसी तरीके से डिपेंडेंसी थ्योरी का भी यही क्रिटिक था कि जो वुमेंस हैं जो एक फॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर नहीं है जो कंट्रीज़, वहाँ पे इन वुमेंस को जो है वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट किया जा रहा है या उन्हें मार्जिनलाइज किया जा रहा है और एक्सटर्नल पावर्स या एलीट्स जो है उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम क्रिटिक था वो यहाँ पे ये था कि जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ हैं ग्लोबल साउथ की, उनका ज़्यादा फोकस जो है वो मेल डोमिनेटेड सेक्टर्स के ऊपर है, उनकी नीड्स के ऊपर है, जबकि जो वुमेन नीड्स हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, उनकी एजुकेशन या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तमाम चीज़ें जो वो एक्चुअली ऑफन साइड लाइन कर दी गई हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा जो है फोकस नहीं किया जा रहा है। तो यही यहाँ पे सिनेरियो था डिपेंडेंसी थ्योरी का एज सेम एज वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अब जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो एक सोशोलॉजिकल थ्योरी है जिसके जो व्यू हैं सोसाइटी के ऊपर एज ए सिस्टम वो इंटरकनेक्टेड जो है कंसीडर किए जाते हैं कि हर एक का जो है कि हर एक सिस्टम का जो है वो अपना एक स्पेसिफिक रोल है। इन टर्म्स ऑफ जेंडर अगर बात की जाए तो ये अज्यूम करता है कि जेंडर रोल्स जो हैं वो नेचुरल हैं और नेसेसरी हैं सोशल स्टेबिलिटी के लिए। हर जेंडर का जो है वो अपना एक रोल है। डेवलपमेंट जो है इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से देखी जा रही है कि अ वे ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड कोहेशन, सोशल ऑर्डर कोहेशन को मेंटेन करने के लिए डेवलपमेंट का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल है, जेंडर का भी अपना रोल है। जबकि जो जेंडर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्रिटिसाइज कर रहा है वो जस्टिफाइंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, पर्टिकुलरली द आइडिया ऑफ वुमेन एंड वुमेन हैव नेचुरल रोल्स दैट सपोर्ट सोशल स्टेबिलिटी। ये इस चीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। अब ये अप्रोच हिस्टोरिकली यूज़ की गई टू रेनफोर्स पैट्रियार्चल स्ट्रक्चर बाय असाइनिंग वुमेन टू डोमेस्टिक एंड केयर गिविंग रोल्स एंड मेन टू वर्कफोर्स। Critics argue that this perspective limits women's potential by not recognizing the ability to contribute meaningfully in both public and private spheres. अब जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है इसका ज़्यादा फोकस जो है जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें जो वर्क टुगेदर है स्टेबिलिटी ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, ये एक सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तौर पे देखती है जिसमें डेवलपमेंट क्या है कि सोशल ऑर्डर कोहेशन आ रही है। इसमें जो जेंडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को एक जस्टिफाई कर दिया गया है कि मेल के रोल्स ये हैं, फीमेल्स के रोल ये हैं। इसके ऊपर इस थ्योरी को स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। यहाँ पे इनके जेंडर क्रिटिक की बात की जाए तो जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है वो क्या करता है, वो रेनफोर्स करता है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को जिसमें वुमेंस को एज ए केयर गिवर की कंसीडर किया जा रहा है और मैन को जो है वो एज ए ब्रेड विनर्स ही
ब्रेड वाइनर्स ही कंसीडर किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये एड्रेस जो पावर इम्बैलेंस है ये उसको भी एड्रेस नहीं कर रहा कि जो जेंडर रिलेशंस हैं नॉर्मलाइज कर रहे हैं इनइक्वालिटी को और जेंडर ऑर्डर ऑफ सोसाइटी को। यहाँ पे ये क्रिटिक्स इसके आ जाते हैं। अब जेंडर अप्रोचेस टू डेवलपमेंट अगर हम देखें तो जेंडर अप्रोचेस टू डेवलपमेंट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास। इनमें आपके पेपर्स में आप चेक करें पास पेपर्स तो शॉर्ट नोट्स इन क्वेश्चंस के ऊपर या किसी फॉर्म में हमारी जो जेंडर अप्रोचेस हैं डेवलपमेंट की वो आ जाती हैं। अब जो जेंडर अप्रोचेस टू डेवलपमेंट क्या है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा एक विजिबल कंसर्न है। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स एक्टिविस्ट जो हैं वो एक नॉन्स्ड अप्रोचेस डेवलपमेंट की प्लेस करते रहते हैं वुमेन के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए। उनका जो सेंटर ऑफ एजेंडा है वो वुमेन से रिलेटेड ही है। तो इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास यहाँ पे थ्योरीज हैं, कुछ अप्रोचेस हैं सॉरी। अब इसमें सबसे पहली जो नंबर 1 पर है वो है वुमेन इन डेवलपमेंट यानी कि विड। इमर्ज हुई थी ये 1970s के अंदर और इसका जो मकसद था सारा और जो एम था कि टू इंटीग्रेट वुमेन इनटू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के वुमेन को जो है वो इंटीग्रेट किया जाए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें वुमेन्स को बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो विड का फोकस क्या था कि वुमेन्स को इंटीग्रेट किया जाए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर और उन्हें एक्सेस दी जाए रिसोर्सेज के ऊपर, डिफरेंट एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है जी, इसका क्या था कि वुमेन्स को ऐड किया जाए, वुमेन्स इन डेवलपमेंट एडिंग वुमेन। इनका जो प्राइमरी फोकस था विड का वो क्या था कि एडिंग वुमेन। आप इसको एक जस्ट इन 1 पॉइंट आप यहाँ पे कह सकते हो कि द एक्चुअल मोटिव ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच वाज टू ऐड वुमेन। अब जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं उनके अंदर अब इसके जो क्रिटिक्स को अगर देखा जाए तो विड ने जो एक टॉप डाउन के तौर पर जो है वो इट वाज एक्चुअली सीन एज ए टू मच टॉप डाउन एंड नैरोली फोकस्ड ऑन वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। इसमें जो ब्रॉडर या सोशल स्ट्रक्चर्स थे या पावर रिलेशंस थे उनको ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, उनको ज़्यादा क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया गया और इसमें जो है वुमेन्स को एक होमोजीनियस ग्रुप के तौर पर ट्रीट किया गया और इसमें जो डिफरेंट इश्यूज थे रेस के, क्लास के, सेक्सुअलिटी के, ये चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंडरलाइन कर दी गई। इसमें कोई चेंजिंग डायनामिक्स पावर के कुछ डिस्कस नहीं किए गए। सेकेंड जो है वो वुमेन एंड डेवलपमेंट है। वुमेन एंड डेवलपमेंट अप्रोच वेट 1980s में जो है वो अरोज हुई। ठीक है जी, अब इसका जो लिमिटेशंस थी विड की, जिसमें यहाँ पे जिन पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया गया था रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी के, उन लिमिटेशंस के रिस्पॉन्स में आई और इसमें जो फोकस किया गया वो सारा क्या था कि वुमेन्स का जो रोल है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर उससे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया था। फोकस मेन जो रहा वो स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज़ के ऊपर फोकस रहा। वेड ने एग्जामाइन किया कि जेंडर इनइक्वालिटी है जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो उन्हें आइडेंटिफाई किया गया। इसके साथ साथ वेड ने जो डिफरेंट क्वेश्चन अराइज किए, जो अजम्पशंस थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अलोन जेंडर इनइक्वालिटी के थ्रू ही सॉल्व हो सकती है या एक इसको मतलब कि एक मोर इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाया जाए तो ही जेंडर और क्लास दोनों एड्रेस हो सकते हैं, डेवलपमेंट जो है वो एड्रेस हो सकती है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर इसका की फोकस रहा। ठीक है, अब जो वेड का हम अगर ये कहें कि इसका एक एग्जिस्टिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रही अकॉर्डिंग टू विड के मुकाबले में, क्योंकि इसमें ज़्यादा फोकस किया गया था और ये अभी तक जो है इससे हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली स्टिल टेंडेड टू व्यू वुमेन्स इश्यूज सेपरेटली फ्रॉम बॉर्डर डेवलपमेंट गोल्स विच समटाइम्स लिमिटेड इन्फ्लुएंस। इसमें जो वुमेन्स के इश्यूज हैं डेवलपमेंटल गोल से ज़रा सेपरेट रहे, इस वजह से इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन इसमें एज़ कम्पेयर टू विड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स जो है वो की गई। अब जेंडर एंड डेवलपमेंट गेट, इसको अगर हम देखें जेड अप्रोच को, जेंडर एंड डेवलपमेंट, तो ये अप्रोच इमर्ज हुई ऑलमोस्ट इन 1990s के अंदर। अब इसका जो इमर्जेंस है वो किस तरह के से रही कि यहाँ पर जो इस अप्रोच को अगर देखा जाए तो कम्प्रिहेंसिव अप्रोच कहा गया, क्योंकि ये एक्चुअली में एग्जामाइन कर रही थी जेंडर रिलेशंस को और जो डिफरेंट शिफ्ट था वो इसने एक्चुअली में शिफ्ट किया। जो फोकस है वुमेन अप्रोचेस का, जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स का, डिफरेंट थ्योरीज़ का, ये फोकस एक्चुअली में इन्होंने शिफ्ट किया एक वुमेन की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रिलेशन को या जेंडर इक्वालिटी को, इस फोकस को इन्होंने शिफ्ट किया और ये एक डिफरेंट इन्होंने स्ट्रेस आउट किया जो अनइक्वल पावर रिलेशंस हैं मैन एंड वुमेन के और डिफरेंट जेंडर ग्रुप्स के दरमियान, जैसे डिफरेंट क्लासेस या रेसिस के मेंस के अंदर भी एक डिफरेंस आ रहा है या उसमें भी रेशनलाइजेशन की जा रही है, उन पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया बोथ मेंस एंड वुमेन्स रोल्स को सोसाइटी के अंदर, कि मैन के भी डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं और वुमेन के भी डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं, और एडुकेट किया डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को जो कि इंक्लूसिव थी तमाम जेंडर से।
अब गैट को अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली में एक हॉलिस्टिक अप्रोच के तौर पर रिकॉग्नाइज हुई, जिसमें एक ट्रू जेंडर इक्वालिटी की बात की गई। इसमें जेंडर्स के बारे में बात किया गया कि पर्सन एज एन इंडिविजुअल, हर पर्सन के राइट्स हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इसमें इस चीज़ के ऊपर बात की गई, तो इसे एज ए हॉलिस्टिक अप्रोच के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन इसमें कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट जो है इसके अंदर एक इसके सिम्टम्स के तौर पर जो है वो अराइज हुए, और इसके कुछ चेंजिंग्स की मजीद आगे नीड की ज़रूरत भी रही। अब जेंडर क्रिटिक और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी सैप्स की अगर हम बात करें, तो सैप्स जो है हमारे पास ये एक कह सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंट किए गए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ से 1980s और 1990s के अंदर। और इनका जो एम था एक्चुअली में वो क्या था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, और जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन वगैरह, इन चीज़ों को के ज़रिए इक्वलिटी को प्रमोट करना है। अब ये पॉलिसीज़ जो है वो एक्चुअली में इनके काफ़ी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़े जेंडर इक्वलिटी में। सैप्स ने जो है वो एक टिपिकली क्या था कि इन्होंने जो सोशल सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेलफेयर, ये डिसप्रोपोर्शनैलिटी अफेक्टेड वुमेन रिलाई मोर हैविली ऑन दीज सर्विसेज, जिनका ज़्यादा रिलाई उनका यानी सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर के ऊपर रहता है। एडिशनली जो सैप है उन्होंने जो रिडक्शन की किसके अंदर जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारी वुमेंस को जो है वह इनफॉर्मल इनसिक्योर जॉब्स की तरफ मूव आउट किया। और ये जेंडर क्रिटिक सैप्स का जो है एक्चुअली में इसने हाईलाइट किया उन पॉलिसीज़ को जो कि एग्जेसरेट कर रही हैं पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को, और इसे बहुत ज़्यादा वुमेन की जो एक एक्सेस रही एजुकेशन की तरफ, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, उसे बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया। ठीक है जी। जेंडर के इम्पैक्ट का हम कह सकते हैं कि सैप जो है वो एक्चुअली में हम इन फ्यू लाइंस में कह सकते हैं कि सैप एक्चुअली फेल टू अकाउंट फॉर द जेंडर नेचर ऑफ वर्क एंड अनपेड लेबर इन द होम। इनके बारे में सैप ने कुछ खास डेवलपमेंट जो है वो नहीं की। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर। अब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबली हम जेंडर को किस तरीके से कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हम देख रहे हैं कि ड्रामेटिकली रीशेप हुई है इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप में, ऑलमोस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ। अगर इसको एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर देखा जाए कि वुमेन के लिए सेम एरियाज़ में किस तरह से ओपन हो रही है, तो ये जेंडर इनइक्वालिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा डीपली हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अगर देखा जाए, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन का देखा जाए तो इसने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा ओपन कर दी, पर्टिकुलरली जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग के, टेक्नोलॉजी के, सर्विसेज, प्रोवाइडिंग दैम विद इनकम एंड डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट किया वुमेंस को ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। फैसिलिटेट किया जो आइडियाज़, स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ थे जेंडर इक्वालिटी के, उन्हें भी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट हुआ आइडिया ह्यूमन राइट्स का, फेमिनिज्म का। और इसने एक्टिविटीज़ को जो है वो ये अलाउ किया कि वो इंटरनेशनल नेटवर्क्स के थ्रू, अपनी कैंपेन्स के थ्रू जो वुमेन्स राइट को एडुकेट कर सकें। अब अगर ग्लोबलाइजेशन को देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन ने रेनफोर्स किया जेंडर इनइक्वालिटीज़ को। वुमेन्स डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो कि अक्सर लो वेज के ऊपर या अनरेगुलेटेड जॉब्स के ऊपर कर रही हैं विद इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, बट एक्सपीरियंस पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड लिमिटेड लेबर प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, या उनके वर्क कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा उन्हें पुअर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जा रही हैं। गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ हैं, ये रिलाई करती हैं हैवी फीमेल लेबर के ऊपर, जो कि अंडर वैल्यूड या एक्सप्लॉइटेड ही कंसीडर किया जाता है। एडिशनली अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन जो है, फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, एज मैनी वुमेन लीव देयर होम कंट्रीज टू वर्क एज केयर डोमेस्टिक वर्कर्स फॉर फैक्ट्री वर्कर्स अब्रॉड। काफ़ी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू उनको ये बेनिफिट, ये सहूलत मिली कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाके ये काम कर सकती हैं। लेकिन ये जो माइग्रेशन है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है, इसके साथ साथ एक्सपोज कर रही है वुमेन एक्सप्लॉयटेशन को, डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन उनकी फैमिली से, इन चीज़ों को भी एक्सपोज कर रही है कि वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा इन फैक्टर्स का सामना करना पड़ रहा है, और ये चीज़ एक्सपोज आउट हो रही है जो कि पहले एक्सपोज नहीं थी। ग्लोबलाइजेशन ने अगर देखा जाए तो ये एज ए, इसको क्रिटिसाइज़ अगर किया जाए तो ये वन साइज फिट्स ऑल का जो एक आप कह सकते हैं कि फैक्टर है, उसको मोड़ कर रही है कि जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स हैं जेंडर इक्वलिटी के, वो अलाइन नहीं हो रहे लोकल वैल्यूज़ के साथ, और टेंशन्स और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। जो स्प्रेड ऑफ कंज्यूमर कल्चर है, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ हैं, ये तमाम एक इकोनॉमिक इक्वालिटीज़, ये बहुत सारी वुमेंस को वल्नरेबल की तरफ मूव आउट कर रही हैं, या उनको वल्नरेबल छोड़ रही हैं, और उसके साथ साथ जो पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन है उसको भी इंक्रीज़ कर रही हैं। अगर हम समरी में अगर देखें, जो रिलेशनशिप है जेंडर और डेवलपमेंट का, कॉम्प्लेक्स है, मल्टी फेसेटेड है, काफ़ी ज़्यादा क्रूशल एरिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम या पॉलिसीज़ या सोशल स्ट्रक्चर जो है वो जेंडर रिलेशंस को किस तरीके से शेप आउट कर रहे हैं,
जो डिफरेंट प्रोग्रेसेस हैं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, जिसमें हमारे पास वेड वैड गैड ये तमाम हैं जो एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रही हैं इंटीग्रेट करने के लिए जेंडर डेवलपमेंट को। इसके साथ साथ जो चैलेंजेस थे कॉलोनियल लीगेसीज के या कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन के, ये तमाम जो डिफरेंट बैरियर्स किस तरीके से इन्होंने इम्पोज किए, और जो ट्रू जेंडर जस्टिस है वो किस तरीके से अफेक्ट हुआ। जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं जेंडर फोकस डेवलपमेंट अप्रोचेस के, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो एक्चुअली में ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि फ्रेमवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, अंडरस्टैंड किस तरीके से करना है, या इनइक्वालिटीज़ को जो है वो एड्रेस किस तरीके से प्रॉपरली करना है। तो ये जेंडर सेंसिटिव डेवलपमेंट रिक्वायर्स एक्चुअली अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट एड्रेस स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज़ एंड प्रायोरिटाइज वुमेन्स एम्पावरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमने जो डिस्कशन रही हमारी जेंडर एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो हमने इसमें दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप देखना है कि अगर कोई जेंडर मौजूद है उसकी डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन है, वो डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या उसको किस तरीके से हिंडर किया जा रहा है अपना रोल प्ले करने से, उसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है किसी जेंडर को, या मार्जिनल जो एक सप्रेशन है जिसकी वजह से सोसाइटी के तमाम एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने देखना है। यहाँ पे जो प्रायोरिटाइजेशन है, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो कल्चर या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, किस तरीके से हिंडर किया जा रहा है, तो ये तमाम रिलेशनशिप्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू योर पेपर। ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई अगर इसमें पॉइंट आपको अंडरस्टैंड क्लियरली नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।